Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, वेलकम टू सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी। आज मैं लाल किताब के नए टॉपिक पे बात करूंगी कि लाल किताब में जो है हाउसेस देखने का तरीका अलग होता है। हर हाउस के लिए अलग रूल है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पहले घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो जो है जैसे सपोज जुपिटर ही बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो वो अपनी दृष्टि से 5वें 7वें और 9वें घर को देखे। इस तरह से नहीं होता। इसमें जो हाउस एवरी हाउसेस के रूल्स अलग हैं। जैसे फर्स्ट हाउस जो है वो 7th हाउस को देख सकता है, 7th हाउस फर्स्ट हाउस को नहीं देख सकता। तो इसी तरह से कुछ कुछ इसमें रूल्स अलग हैं। मतलब ऐसे नहीं कि एक प्लेनेट को देख के आपने प्रिडिक्शन कर दी, एक प्लेनेट से इस तरह से नहीं होगा। सपोज मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर जुपिटर 4th हाउस में बैठा हुआ है तो 4th हाउस में जुपिटर जो है एक्सॉल्टेड होता है, तो ये लगेगा कि बहुत अच्छा है। बट 4th हाउस का रूल क्या है कि चौथे घर में बैठे हुए ग्रह की तासीर चंद्रमा की असर वहां जहां शनि बैठा हो। सपोज चंद्रमा 8वें घर में बैठा हुआ है तो तासीर चंद्रमा के 8वें घर जैसी, 8वां घर क्या होता है, मृत्यु स्थान है, चंद्रमा वहां नीच का हो जाता है तो तासीर वहां वैसी हो गई। और शनि बैठा है 3rd हाउस में तो वो जाने वाले रास्ते, 3rd हाउस होता है जाने का रास्ता। अगर इस तरह से है तो वो जो 4th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर खराब ही फल देगा, वो कोई उच्च का फल नहीं देगा। तो इसीलिए एवरी हाउसेस के रूल अलग हैं, देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो क्योंकि इसकी दृष्टियां भी बिल्कुल अलग हैं। मतलब जो घर में बैठे हुए प्लेनेट की दृष्टि है, मतलब उसमें प्लेनेट की कोई दृष्टि नहीं है। अगर उस घर में कोई ग्रह बैठा है, सपोज 3rd हाउस में कोई ग्रह बैठा है तो वो 11th हाउस एंड 9th हाउस को देखेगा। उसके लिए मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। आज मैं हाउसेस के ऊपर बात करूंगी कि अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो किस तरह से देखेगा। तो इसी तरह से मैं आज फर्स्ट हाउस की बात करूंगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ ग्रह कुंडली का राजा होता है। जब उसकी दशा आती है उस टाइम मतलब राजा की तरह बिहेव करता है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि शाह सलामत या तख्ते बादशाही या हुजूर के कदम मुबारक। तो घर पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का, ज्योतिष में इसे लगन भी कहते, झगड़ा जहां घुमाया का। जो पहला घर है वो तख्त हजारी है, जहाँ पे हजारों जो है लोग वहां सलाम करते हैं। और जो पहले घर का जो वो राजा है कुंडली का जो है वो ज्योतिष में इसे लग्न कहा जाता है फर्स्ट हाउस को। और झगड़ा जहां रूह माया का, कि जैसे ही पैदा होते हैं तभी रूह और माया का, आत्मा का और धन का झगड़ा शुरू हो जाता है। तो जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है तभी से, मतलब जब तक धन नहीं है तब तक, अगर बच्चा हुआ है तो हॉस्पिटल से आपको बच्चा मिलेगा नहीं। जब तक आपने वहां जो है पेमेंट नहीं करा है हॉस्पिटल में, तब तक आपको पैसा जो है बच्चा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए रूह माया का झगड़ा है। हर चीज में धन की जरूरत तो पड़ेगी ही। उच्च बैठे घय उत्तम कितने, दस्ती लिखा ख्वा विधाता हो, खाली पड़ा घर साथ जब टेवे, शकी असर कुल ग्रह का हो। चाहे कितने भी उच्च के ग्रह पहले घर में बैठे हैं, अगर 7वां घर खाली है तो उसका जो फल है वो खराब ही हो जाएगा, जब तक 7वां घर में कोई ग्रह नहीं होगा। तो 7वां घर कब एक्टिवेट होगा जब शादी के बाद। जैसे सूर्य पहले घर में अच्छा उच्च का होता है तो वो चाहे कितना भी उच्च का होके बैठा हो, तो लेकिन जब उस पर्सन की शादी हो जाएगी तब वो पहले घर का ग्रह एक्टिवेट हो जाएगा, अदरवाइज वो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसीलिए बोला जाता था कि 22 साल से पहले पहले शादी करा दो।
तो जिससे उस जो सातवां घर एक्टिवेट हो जाए और पहले घर में जो सूर्य उच्च का बैठा है अच्छा रिजल्ट दे, या जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है और सातवां घर खाली है, भले ही कितना ही अच्छा जुपिटर है लेकिन वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जब तक वो शादी नहीं हो जाएगी। लगन बैठा ग्रह तख्त नशीनी, राजशाही जब करता हो, आंख गिना घर 8 है उसकी, 11 से हरदम चलता हो। मतलब जो पहले घर में जो भी ग्रह होगा उसे तख्त का नशा हो जाएगा क्योंकि वो बैठा हुआ राजा है। लेकिन जो पहले घर का वो राजशाही करेगा अपनी जब उम्र आएगी, जैसे 22 साल, 22 और 23 साल सूर्य की उम्र होती है, तो वो कब राजशाही करेगा? 22वें और 23 साल में। और एक 35 साल, ये तो जनरल एज हो गई 22 और 23, और फिर 35 साल चक्कर से हम ग्रह दशा निकालते हैं, उसका जब टाइम आएगा तब वो राजशाही करेगा। या सपोज राहु पहले घर में बैठा है तो पहले घर में राहु अच्छा नहीं है, लेकिन जब उसकी जनरल एज 47 जब आएगी तब वो राजशाही करेगा, और जब उसकी 35 साल चक्कर से दशा आएगी तब वो कुंडली का राजा होगा। आंख गिना घर 8 है उसकी, 11 से हरदम चलता हो। तो जो लग्न को देखने का तरीका क्या है? पहले घर में बैठा हुआ ग्रह जो कुंडली का राजा है, 7वें घर में जो भी ग्रह होगा वो वजीर होगा, 8वें घर में राजा की आंखें होंगी और 11वें घर में राजा के पैर होंगे। देखिए, एक फर्स्ट हाउस को हमें देखना है तो 4 घर आपको चेक करने होंगे। अगर इन चारों में ग्रह हैं तो ये रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज फर्स्ट और 7th में ही है तो बस वो दृष्टि वाला ही रूल रह जाएगा, राजा की आंख और पैर वाला रूल नहीं रहेगा। तो जैसे इसमें बताया गया है कि अगर पहले घर में मल्टीपल ग्रह, प्लैनेट, ज्यादा ग्रह, और 7वें घर में खाली एक ही ग्रह, तो पहले घर के जो हाउस के जो प्लैनेट है वो जो राजा हो गए, और 7वें घर का वजीर, तो वो एक वजीर किस किस को सलाह देगा अपनी। वजीर का काम यही है कि अपनी सजेशन देना, सलाह देना। तो इस केस में 7वें घर का ग्रह कभी कभी मारा भी जाता है, क्योंकि वो किस किस राजा की सुनेगा, कोई राजा अपनी साइड खींचेगा, कोई अपनी साइड खींचेगा, तो इस केस में मारा भी जाता है। और अगर पहले घर में एक ग्रह, 7वें घर में अगर ज्यादा ग्रह हैं, तो एक राजा के लिए कई सारे वजीर हैं, तो वो अपनी अलग अलग सजेशन, अपनी अलग अलग राय देंगे, तो उस केस में राजा हमेशा जो है सक्सेस उसे मिलती रहेगी। तो मतलब ये अच्छा है कि पहले घर में एक ग्रह और 7वें घर में मल्टीपल ग्रह, तो उस केस में वो हमेशा सक्सेस पाता रहेगा। और फिर हमें 7वें और 8वें घर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 8वां घर जो है राजा की आंखें हैं, 8वें घर के ग्रह से जो पहले घर का ग्रह देखेगा। तो अगर 7वें और 8वें घर में जो है मित्र ग्रह हैं, फ्रेंडली प्लेनेट हैं, तो उस केस में अच्छा है। नहीं तो अगर 7वें और 8वें में जो है, 7वें में जो है शत्रु ग्रह है, दोनों ये आपस में शत्रु हैं, तो वो अपने, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे बुध को हम कर देते हैं जो है 8th हाउस में, शुक्र को हमने कर दिया 7th हाउस में, और सूर्य को कर दिया 1st हाउस में। वैसे बुध और सूर्य इतना अलग अलग नहीं होते, मैं एज ए एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। तो सूर्य का दुश्मन क्या है? शुक्र है। अगर 8th हाउस में प्लेनेट नहीं होगा तो सूर्य शुक्र को जला देगा, लेकिन शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं, तो सूर्य जो है पहले घर में जो बैठा हुआ है 8वें घर की बुध की आंखों से देखेगा, तो शुक्र को अच्छा कर देगा क्योंकि वो बुध का फ्रेंड है। और 11वें घर में उस केस में शुक्र अच्छा हो जाएगा और उसके पास लग्जरी हो जाएगी। और अगर 11वें घर में कोई ग्रह है तो वो राजा के पैर हैं, राजा की टांगे बोला गया है। मतलब पहले घर का ग्रह राजा, 7वें घर का वजीर, 8वें घर का जो है वो राजा की आंखें, और 11वें घर का राजा के पैर है। इस तरह से हम देखते हैं। तो अगर सपोज 11वें घर में कोई ग्रह नहीं है तो पर्सन जो है काफी कुछ सोचेगा, मतलब नई नई आइडियाज कलेक्ट करेगा, नई नई चीजें वो करेगा, करने के लिए सोच के ही रह जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। अगर क्योंकि वो राजा के पैर नहीं है, वो आगे के लिए बढ़ ही नहीं पाएगा।
तो 11वें घर में ग्रह होगा तभी इम्प्लीमेंटेशन होगा। और अगर सपोज 11वें घर में कोई ग्रह नहीं है तो आप अपनी कुंडली में, आपकी कुंडली में बुध अगर अच्छा है तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छा, अगर बुध खराब है तो इम्प्लीमेंटेशन खराब। तो देखिए फर्स्ट हाउस को देखने के लिए हमें कितने सारे रूल्स लगाने पड़े। तो जैसे इसमें इसी तरह से लिखा है, लगन बैठा ग्रह तख्त नशीनी, राजशाही जब करता हो, 8 गिना घर आंख गिना घर 8 है उसकी, 11 से हरदम चलता हो, अकेला तख्त पर बहुत हो साथ में, राजा वजीरी होती है। मैंने ये अभी बताया कि अकेला अगर एक ही प्लेनेट है और साथ में मल्टीपल प्लेनेट है तो उम्दा बहुत, मतलब बहुत अच्छा होगा, राजा वजीरी होगी। उलट मगर जब टेबी बैठे, सर जड़ साथ में की कटती है। अगर वही कि अगर पहले घर में मल्टीपल और सातवें में एक, तो उस केस में सातवें घर की जड़ कट जाएगी। उच्च नीच जो गिने घरों के वह नहीं एक साथ लड़ते हैं, बाकी ग्रह सब झगड़ा करते, उम्र से भी चंद मरते हैं। तो जैसे इसमें अगर सपोज फर्स्ट हाउस में शनि बैठ जाए और सातवें घर में सूर्य बैठ जाए तो इसमें क्या एक्सचेंज हो जाएगा, तो इस केस में इनका झगड़ा नहीं होगा। अदरवाइज जो है उच्च, ये क्योंकि पहले घर में जो सॉरी शनि नीच का हो गया और सातवें घर में सूर्य नीच का हो गया, तो ऐसे में दोनों ने एक्सचेंज किया तो इस केस में वो झगड़ा नहीं करेंगे। अदरवाइज दोस्ती दुश्मनी के हिसाब से वो चलेंगे। इसीलिए मैंने सूर्य शुक्र और बुध का ये एग्जाम्पल दिया था कि अगर बुध सपोज 8th में नहीं होता, अगर सपोज सूर्य बुध फर्स्ट में होते, मंगल जो है 8th में होता, शुक्र इसमें होता 7वें में, तो उस केस में थोड़ी खराबी हो सकती थी, तो उस दोस्ती दुश्मनी के उससे चलते। तो इसी तरह से हमें एवरी हाउसेस के देखने का तरीका है। मतलब दूसरे घर को देखना है तो दूसरे घर को हमें कैसे देखना है कि दूसरे घर में जो भी ग्रह होगा वो किस्मत का ग्रह होगा, और वो उसमें अलग तरीके से देखते हैं कि जैसे 9वें घर से बादल उठते हैं, दूसरे में टकराते हैं, चौथे में बारिश करते हैं और छठे में ड्रेन कर देते हैं। तो उसके एवरी हाउसेस का को देखने का तरीका अलग होता है। और जैसे हमें थर्ड हाउस ही देखना है तो थर्ड हाउस क्या होगा, जाने का रास्ता होता है। तो उसमें जो भी ग्रह होता है थर्ड हाउस में, तो जैसे वो ये बोला जाता है कि वो अपने रिश्तेदारों पे ज्यादा खराबी करता है, खुद पे कम करता है। तो काफी सारे रूल्स हैं, क्योंकि तीसरा घर जो है मंगल का है, जमीन किसकी है, किसकी राशि पड़ती है, बुध की, मतलब फिर गुरु को भी हम वहां कनेक्ट करते हैं। ऐसी फोर्थ हाउस का मैंने रूल बताया। इसी तरह से 12 घर में अलग अलग रूल हैं, तो उसको हमें समझना बहुत जरूरी है कि मतलब किस तरह से हम एवरी हाउस को हम समझेंगे और फिर उसमें जो दृष्टियां हैं वो समझेंगे। क्योंकि सपोज जैसे कोई प्लेनेट है, जैसे एक रूल दृष्टि का ये होता है, जैसे थर्ड हाउस में प्लेनेट है तो वो थर्ड हाउस जो है उनका प्लेनेट जो है 11th हाउस और 9th हाउस को 50% दृष्टि से देखता है। सपोज 11th एंड 9th में कोई प्लेनेट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, वो सोया हुआ है। इसमें सोए हुए ग्रह का अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट रूल है लाल किताब में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं, जब इसके रूल्स लगाना शुरू करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। शुरू में तो लगता है कि बिल्कुल टोटली वैदिक से डिफरेंट है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसी तरह से हम सभी हाउसेस आगे पढ़ेंगे, मतलब अपने कोर्स में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर आगे हम दृष्टियों पे बात करेंगे। इसमें जो होता है बलि के बकरे, मतलब इस तरह से होता है कि एक प्लेनेट जब खुद खराब हो रहा होता है, सपोज सूर्य खराब हो रहा होगा, तो वो जो अपनी खराबी किस प्लेनेट पे ट्रांसफर करेगा। ऐसी ग्रह फल राशि फल, जैसे ग्रह फल राशि फल के को लेके भी बहुत डराया जाता है कि जो ग्रह फल का है उसका उपाय नहीं करा जाता, राशि फल के हम उपाय कर देते हैं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ने नहीं देखा, जल्दी में प्रिडिक्शन कर दी, तो उस पे भी बैकफायर करता है। तो उसके लिए भी मतलब बताया गया है। काफी कुछ इसमें लाल किताब में सीखने को है। अंधी कुंडली का कॉन्सेप्ट है, धर्मी कुंडली, मतलब ये ग्रामर का मैं अभी बता रही हूँ। काफी सारी चीजें हैं हमें पढ़ने के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो अगर कोई भी ये लाल किताब कोर्स करना चाहता है तो सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी पे आप बात कर सकते हैं। जल्दी ही ये कोर्स शुरू होने वाला है, तो उसमें हम डिफरेंट चीजें लाल किताब की डिटेल में पढ़ेंगे। और 1952 पंडित रूपचंद जोशी जी की बुक से हम पढ़ेंगे, एक एक स्ट्रोक को, एक एक पेज को हम पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, और जो भी क्वेरीज होगी वो भी ली जाएंगी। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। धन्यवाद।